हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और हम आ जाए हैं अगला टॉपिक लेकर, जो कि है मौत। मौत मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी है जो थ्योरीज, उसमें पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, VSEPR क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये सारी की सारी थ्योरी थी जो एटम्स को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि एटम्स को जोड़ जोड़ कर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो उसके लिए क्या करेंगे यार, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही रखेंगे, SPDF वाली नहीं। तो एक साइंटिस्ट ने बोला यार, जब एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी तो मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन एटम्स के जैसी क्यों करेंगे। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। याद है, मतलब इसकी कैसे होती थी, SPDF। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, ये एटम्स हैं। एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज़ किए जाते हैं, SPDF। अगर मॉलिक्यूल हो, मान लो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। आप बोलोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देना 1s2, एक s में तो 1s2 कर दो। नहीं, गलत है, ये बोला, ये मेथड गलत है, ऐसा नहीं करना। ऐसे तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये, मान लो मैं लिख दूं 1s2, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप बोलोगे हीलियम, कोई बोलेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये तो लड़ाई हो जाएगी, फिर कौन मानेगा कि कौन सही है। तो इसके लिए उसने बोला कि यार एटम वाली कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की मत रखो। मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं नया फॉर्मूला देता हूं तुम्हें, वो लगाओ। नया फॉर्मूला लगाओ, उसके रूल्स लिखो और नया फॉर्मूला लगाओ। क्यों यार कन्फ्यूजन पैदा करनी है एटम और मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी रखकर। तो इसलिए नई थ्योरी आई, उसको बोला गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोला गया उसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या सर बार बार बोल ली जा रहे हो। अरे मैं बार बार इसलिए बोल रहा क्योंकि अभी तक लिखा नहीं गया था, अब नहीं बोलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लो, ठीक है। तो जैसे एटम्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे, जैसे एटम्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से थे, SPDF, ऐसे थे ना। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए नए ऑर्बिटल्स आएंगे, उनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे उनको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये होंगे सिग्मा और पाई और डेल। इन दोनों की बात ज़्यादा करेंगे, बट ये भी होता है एक, सिग्मा और पाई की बात करेंगे, समझे। एटम्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया। दूसरी बात, एटम्स की जब कॉन्फ़िगरेशन करते थे, दूसरी बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये कितने होंगे, ये होंगे कितने, ये उतने होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड करके बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एटम, हाइड्रोजन एक एटम, इसका बॉन्ड बनता एक और हाइड्रोजन एटम के साथ, सही है। तो इसका ऑर्बिटल था ऐसा एक 1s1, इसका भी था 1s1। तो मॉलिक्यूलर अब नया बनेगा, हम मॉलिक्यूलर इनको जोड़कर, इसके कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके 2 होंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनको ऐड कर नए, जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 को ऐड करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। समझ आ रहा है, जैसे यार VSEPR में था। क्लियर है, ओके। अगला पॉइंट लिखो कि अब ये 2 ऑर्बिटल बनेंगे कैसे, मतलब ये 2 ऑर्बिटल कैसे बनते हैं उसको समझो।
ये दो ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने वाला बंदा था ना, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने वाला बंदा था, इसने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन तो एक वेव थी। हमने अभी तक पढ़ा था, याद होगा आपको स्टार्टिंग चैप्टर्स में, कि यार कोई बोलता था इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। पहले एक थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, याद होगा। फिर दोनों थ्योरी से बनाकर बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, कुछ बोलते हैं वेव, कुछ बोलते हैं पार्टिकल। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन वेव भी है, पार्टिकल भी है। बट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने वाला बंदा बोलता है कि मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेव है। अलग अलग बंदे अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इसने बोला इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वेव कैसे ऐड होगी। वेव्स उड़ रही हैं, तो वेव्स ऐड होने के इसने बोला दो वेज हैं। वेव ऐड करने के दो वेज हैं। कैसे कैसे, ये बोलता है कि अगर या तो वेव, एक वेव आई दूसरी में मिल गई और एक बड़ी वेव बन गई, या इस वेव ने इस वेव को काट दिया। समझो, ये बोलते हैं वेव को रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, श्रोडिंजर इक्वेशन याद होगी, एक वेव और ये दूसरी वेव या तो ऐसे ऐड होंगी या ऐसे ऐड होंगी। ये समझते हो ना, त्रिशूल सा क्या, ये वेव को रिप्रेजेंट करता है। या तो ऐसे ऐड होंगी वेव या ऐसे ऐड होंगी वेव। समझ आ रही है बात, ये समझ में आया। या तो वेव ऐसे ऐड होगी या ऐसे ऐड होगी। देखो ये दो वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना देंगी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तो पता ना क्या होती है यार। नहीं सर, हमें नहीं पता कुछ भी। इंटरफेरेंस होती है जब दो वेव्स आपस में मिलती है, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब ये कैसे मिल रही हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक नई वेव बनाएंगी, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वेव्स ऐसे मिलेंगी, इसको भी बोलेंगे इंटरफेरेंस, बट ये होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आई बात। अच्छा देखो, इसको डिनोट करते हैं सिंपल, इसको सिंपल बोल देंगे, जैसे इसको बोल देंगे सिग्मा या पाई, और इसको भी सिग्मा ही बोल देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या पाई होगा, कुछ भी होगा, बट इसके साथ स्टार लगा देंगे। एंटी बॉन्डिंग के साथ स्टार लगा देते ताकि आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फ़र्क पता चल जाए। बुक में ऐसा ही है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ स्टार लगा देते हैं, बॉन्डिंग वाले के साथ कुछ नहीं लगाते। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई होंगी, ठीक। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है यार, इसके पास ना लेस एनर्जी होती है, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये वाला क्या होता है, इसके पास मोर एनर्जी है इस ऑर्बिटल के पास, और ये लेस स्टेबल है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, जितनी ज़्यादा किसी के पास एनर्जी होगी वो उतना कम स्टेबल होगा, याद होगा। इसको बोलते हैं मोर स्टेबल। कौन सा ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर में, आप बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं अब से ऐसा लिखूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट फॉर्म में। इसको बोलूँगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके पास ज़्यादा एनर्जी तो लेस स्टेबल, इसके पास कम एनर्जी तो ज़्यादा स्टेबल। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, पक्का। यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल होता है। बॉन्डिंग के पास कम एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग के पास ज़्यादा एनर्जी। क्लियर। अब एक पॉइंट और लिख लो कि ये कंबाइंड कौन कौन से ऑर्बिटल करेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल कंबाइंड करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स which have same energy or nearly same energy combined to form
न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यार सेम और कम नियरली सेम के, जैसे एस और एस ऑर्बिटल कंबाइन करेगा सेम सेम है तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दो। एस और पी कर सकता है तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे दो। पी और डी कर सकता है, थोड़ी एस और डी कर जाएगा, नहीं नियरली सेम वाले करेंगे। बार बार ये बात करते आए हम। अच्छा बनते कैसे हैं ये सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, कैसे ऑर्बिटल बनते हैं मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल, अभी समझा देते हैं, समझ में आएगा। फिर इसके दो वेज हैं यार, कैसे 14 इलेक्ट्रॉन्स तक कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 14 से ऊपर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सिंपल सी बात है, मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर ले ताकि समझ में आए। ठीक है जी, जैसे बात करते हैं पहला सिग्मा या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। देखो जब पहला बॉन्ड बनता है किसी में तो वो सिग्मा बॉन्ड था, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड आपको याद होगा किस में बनता था, एस और एस ऑर्बिटल में, याद होगा। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, कितने देंगे, दो देंगे यार, याद होगा। ये ऐसे या तो ऐसे कंबाइन करेगा या ऐसे कंबाइन करेगा, सही है। ऐसे कंबाइन करता है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ऐसे करता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इस बात में किसी को कोई शक इसमें, किसी को कोई शक नहीं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, सही है या नहीं सही, सही है सर, सही है, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है। तो इसका शेप होता था देखो एस ऑर्बिटल ऐसा, एक एस ऑर्बिटल ऐसा, याद होगा। ये जब कंबाइन करेंगे तो ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो ये बनता है ऐसा, ये बनता है ऐसा, क्या, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे बीच में लाइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगी, ठीक है। ये एक एक करके माइनस हो जाएंगे, ये बनेगा ऐसा, ये बनेगा ऐसा, प्लस प्लस। इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, सही है, समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। देखो ये ऐड कर कर एस 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 और मिला बॉन्ड होगा सिग्मा, तो इसको करेंगे सिग्मा से रिप्रेजेंट। कौन कौन ऐड हुआ, एस एस, उसको बोलेंगे सिग्मा 1s, फर्स्ट सिग्मा फर्स्ट एस। इसको भी बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड ही बना तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1s। मैंने बोला था स्टार लगा देंगे इसके साथ, तो पता लगेगा कि ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, बस क्लियर है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो N2 की। N2 कैसे बनता है, ऐसे बनता है N N N और N। यार ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, सही है, कोई दिक्कत। कॉन्फ़िगरेशन बोलना इसकी 1s2 2s2 2p 2p3। अच्छा याद होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 1 2 एक इसमें एक इसमें एक, पी वाले ऑर्बिटल बना रहा हूँ, इसके भी ऐसे, याद होगा। तो ये N2 बनाएंगे, याद है। इसको बोलते हैं px py pz, इसको बोलते हैं px py और pz। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में भी, हम ना सिग्मा बॉन्ड मानते हैं कि z और z ऑर्बिटल बनाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। आप किसी को भी मान सकते हो, मैं मान लेता हूँ कि जो pz और pz बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। px और px पाई होगा, py और py भी पाई होगा। मैं मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, ये बुक्स में ऐसा दे रखा है तो हम भी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब समझो कि जो p और pz बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल होता है यार ऐसा, याद होगा, और ये भी होगा ऐसा, प्लस माइनस। ये कैसे बनेंगे, या तो ऐड करके बनेंगे या माइनस करके बनेंगे, सही है। ऐसे होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बनेगा सिग्मा 1z और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1z। समझ आ रही बात, क्योंकि ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, z ऑर्बिटल p ऑर्बिटल pz वाला, तो वो सिग्मा स्टार 1z सिग्मा 1z, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा।
ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आया? समझ आया। अच्छा, अब पाई वाले का देखो, पाई वाला कैसे बनेगा। मैं एक्स और एक्स इसको रब कर दूं, इसको रब कर देते हैं, समझते हैं। इसको लिखा रहने दो, इसको भी रब कर दो। पाई वाला समझते, पाई वाला कैसे बनेगा यार। पाई वाला ऐसे बनेगा, देखो पी एक्स और पी वाई। मैं बोलता हूँ पहले पी एक्स और पी एक्स का कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये बनाएंगे पाई बॉन्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी यार पाई होगी। देखो जेड जेड वाले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो हमने सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन करी, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, सही है। एक्स एक्स पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन पाई से करेंगे यार, क्योंकि पता चलेगा इसका पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे, अच्छा पी का बॉन्ड बनाओ, कैसे बनता है, पी की इंटरफेरेंस कैसे होगी, याद होगा। एक्स वाला कैसे होता है, देखो याद होगा ना, एक्स वाला ऐसे करेगा इंटरफेरेंस, ये प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस, ये ऐसे ऐड होंगे और ऐसे भी ऐड होंगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात में कोई शक, कोई शक नहीं सर। ये बनेगा पाई पी एक्स, ठीक है, और ये बनेगा पी एक्स ले रहे हैं ना हम, पी एक्स ही ले रहे हैं, ये बनेगा पाई स्टार पी एक्स। समझ में आई बात? ऐसे ही वाई वाला बनेगा, वाई वाई रखेंगे तो बन जाएगा पाई पी वाई, और वो बन जाएगा पाई स्टार पी वाई। क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो हमने पाई पाई रख दिया, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे तो हमने सिग्मा रख दिया। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं रखना। ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, इसके साथ स्टार लगा दिया, इसके साथ नहीं लगाया, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसको ऐसा लिखते हैं पाई स्टार, पाई के साथ इसको 2 भी लिख देते हैं, पाई 2 पी वाई, पाई 2 पी वाई 2 पी वाई, लो ऐसा लिखते हैं। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन देता हूँ, समझ में आएगा। चलें आगे, ठीक है। अभी समझो कि कैसे करते हैं। थोड़ा सा डाउट होगा, अभी क्लियर कर देते हैं। डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो लिखो, क्या लिखो, अब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यार सारे के सारे रूल्स कौन से लगेंगे, मार्कर गुम हो गया। सारे के सारे रूल्स कौन से लगेंगे, वही वाले। कौन से? अबाउस रूल काम आएगा, वही लोअर एनर्जी लेवल्स फिल करेंगे। अबाउस प्रिंसिपल काम आएगा कि लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल की तरफ जाओ। हंड्स रूल काम आएगा यार, हंड्स रूल काम आएगा, ठीक है। और कौन सा रूल काम आता था? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद है? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी काम आएगा। एक काम नहीं आएगा, वो होगा N+L रूल। ये यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्या करते हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। बाकी सब रूल्स काम आएंगे, ठीक है। करते कैसे हैं इसको यार, लिख लो इसको। अगर मेरे पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हुए, इफ़ वी हैव 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऐसे। 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, रहेगा तो यही, थोड़ा सा बदल जाएगा। इसको लिखते हैं ऐसा, सिग्मा 1s डॉट सिग्मा स्टार 1s, सही है, ओके। सिग्मा 2s डॉट सिग्मा स्टार 2s, सही है, ओके। फिर लिखेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे सिग्मा 2pz, आगे लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फिर लिखेंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये है 14 इलेक्ट्रॉन्स तक की कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर पुट करते रहेंगे। देखो एस के अंदर 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, 2 4 6 8
और इसको एक ही मानेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, एक 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 मानेंगे, दो दो तो दो ही मानेंगे। तो 2 4 6 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। सर ये तो 16 हो गया, आप बोल रहे थे 40 तक। हाँ, इसकी भी एक केस है, अभी बात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इसको नोट कर लें और कैसे करते हैं वो समझाते हैं। ठीक है, पक्का? चले, ठीक है जी सर, चले चलो इसको लिखा रहने देते हैं, पहले एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि समझ में आए आपको। अभी इसको लिखा रहने देते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम करते हैं एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट। H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एक इस H के पास, एक इस H के पास। तो इसको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखो यहाँ से उठाओ तो सिग्मा 1s, S के पास कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। लो, ये H2 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये क्या हो गई? H2 की कॉन्फ़िगरेशन। 2, लो ऐसे करो, N2 की उठा लो, N2 के पास कितने होते हैं? 7 7 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। उठाओ यहाँ से सिग्मा 1s2 डॉट सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4, यहीं कर देता हूँ, चलो यहीं कर देता हूँ। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 2 4 4, फिर 2s2 स्टार 2s2 2 4 6 8। ठीक, फिर सिग्मा 2px2 p2y। अब इसको दोनों को 2 ही मानेंगे, इसको 4 नहीं मानेंगे क्योंकि इक्वल है यार। समझ आ रही बात? p1x p2x 2 ही हो गए पर मानेंगे 2 ही, इसको 4 नहीं मानेंगे। जैसे इसको 2 2 4 मान रहे, इसको 2 मानेंगे। क्लियर है? तो 8 2 10 और 2pz2 8 2 10 2 12, और इसको भी 2 ही मानेंगे, 2 2, इसको भी 2 मानेंगे, 12 और 2 14। इसको भी लगाएंगे नहीं, इसको हटा देंगे। ये होगी कॉन्फ़िगरेशन किसकी? ये होगी कॉन्फ़िगरेशन किसकी? N2 की। 14 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 2 12 2 14। समझ आया? बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, इसको रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करें और नोट कर ले। मैं रब करने लगा हूँ, पॉज कर लेना, या बैक करके जाके दोबारा नोट कर लेना। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि लिथियम 2 या बेरिलियम 2 ऐसे मिलता है क्या कभी नेचर में? मिलता है क्या ऐसा? जैसे H2 मिलता है, ये मिलता है क्या? आप बोलोगे पता नहीं पड़ा तो नहीं कभी। तो कैसे पता करोगे यार, कैसे पता करोगे? देखो पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे कि इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन कर दो डायरेक्ट। वो पेपर में क्वेश्चन ये देता कि बताओ, इन 3 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो उसको समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझो जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। फिर वो कंसेप्ट करते हैं, अभी समझ लो पहले बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि कितने, फॉर्मूला लिख लो, अच्छा, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जितने उसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इससे उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रियल आती है, रियल आती है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आता। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल उठाता हूँ यार, बेरिलियम 2 की एग्जांपल उठा लो, Be2 कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा, Be और Be का कंपाउंड मान लो बना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम मतलब 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8, 4 इसके पास होंगे, 4 उसके पास होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना जरा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी सिग्मा 1s2 डॉट सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2
डॉट सिग्मा स्टार 2s2, यही तो होगी। 2 2 4 4 2 6 8। अब इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। देखो ये बॉन्डिंग वाले हैं और ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे? 2 और 2 4। ये बॉन्डिंग वाले हैं ना, स्टार नहीं है इसके साथ, 4। एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार स्टार वाले 2 और 2 4 बाय 2, कितना आया? 0। अरे इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 0, इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, ये कंपाउंड बनेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला होता ही नहीं, Be2 होता ही नहीं। आपको क्वेश्चन दे दें, पूछ ले कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसमें से कौन नहीं होता, समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर कैसे एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से निकालोगे? क्लियर है? ओके, एक आधा और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। एक बॉन्ड ऑर्डर का और फायदा है, एक बॉन्ड ऑर्डर का और फायदा है कि ये स्टेबिलिटी बताएगा। मैंने अभी बताया था कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे यार मैं बोलूँ, बताओ H2 माइनस और H2 प्लस, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल बताओ? ये सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बात खत्म। देखो इसका बनाओ, इसका क्या आएगा? 1s2, ऐसे तो आएगा सिग्मा 1s2। इसका क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एक और दे दिया, इसका बनेगा सिग्मा 1s2 डॉट सिग्मा स्टार 1s1। समझ रहे हो? 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका क्या? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये, इसकी ये, इसकी ये। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, तो 2 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1। इसका देखो बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1/2, यानी कि 1/2। इसका क्या हुआ? बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही नहीं, है 1 माइनस 0/2, इसका भी आया 1/2, इसका भी आया 1/2। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल पूछा तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। इस बात में तो कोई शक है ही नहीं, समझ रहे हो? इस बात में तो कोई भी शक नहीं है नहीं ना? अब बात करेंगे इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाए, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल आ जाए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल विच हैज़ एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाए, तो देन इट इज लेस स्टेबल, वो लेस स्टेबल होगा। क्यों लेस स्टेबल होगा? अरे यार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो इसके पास एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, इसके पास एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी अभी भी कम होगी। हाँ बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ा था ज़्यादा एनर्जी होती है और कम स्टेबल होता है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम कर देगा। या ये बोल दो जिसके पास ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग, मान लो इसके पास भी एक एंटी बॉन्डिंग, इसके पास 2 एंटी बॉन्डिंग, दोनों के पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अभी तो एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो हमने बोल दिया जिसके पास है वो लेस स्टेबल। क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो वो लेस स्टेबल। मान लो दोनों के पास ना होते, मतलब दोनों के पास होते एंटी बॉन्डिंग, इसके पास 2 होते, इसके पास 1 होता, तो जिसके पास ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कम स्टेबल। क्यों? दोबारा बोलो क्यों? क्योंकि यार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, वो स्टेबिलिटी कम करता है। क्लियर है? अगर टाई हो जाए यार बॉन्ड ऑर्डर में, तो ये देखो किसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसके पास है वो कम स्टेबल। अगर दोनों के पास हुए तो जिसके पास ज़्यादा है वो कम स्टेबल। क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो आगे। ठीक है जी, चले। अच्छा पेपर में और क्या पूछता है? पेपर में एक और चीज़ पूछता है, वो पूछ लेता बताओ कौन मैग्नेटिक नेचर है, किसकी पैरामैग्नेटिक नेचर है। स्टेबिलिटी तो समझ में आ गई होंगी, एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, स्टेबिलिटी पता कर लोगे। वो बोलते हैं कि बताओ कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक। अच्छा ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक होते क्या हैं? पैरामैग्नेटिक पढ़े भी होंगे यार, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। नहीं सर हमने नहीं कुछ भी पढ़ा, हम तो अभी अभी नए नए बच्चे आए हैं +1 में, अभी से हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया है।
ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, +2 वालों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हो। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। वैसे पैरामैग्नेटिक वो होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो अट्रैक्शन फील करें, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएं तो रिपल्शन फील करें, वो डायमैग्नेटिक। केमिस्ट्री के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो इसके पास वो पैरामैग्नेटिक होंगे, पेयर्ड हो तो वो डायमैग्नेटिक होंगे। क्लियर है? जैसे मैं अब आपको बोलूं कि बताओ 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 H2 वही H2 -1 H2 +1, बताओ कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक। अरे यार इनकी कॉन्फ़िगरेशन करो, वही बात σ1s2, इसकी क्या होगी σ1s2 डॉट σ*1s1, इसकी क्या होगी σ1s1। क्यों? इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो किसके पास पेयर्ड किसके पास अनपेयर्ड, देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं यार, इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, 2 होने चाहिए थे 2 हैं, इसके पास 2 होने चाहिए थे 2 नहीं हैं, तो ये तो हुआ पेयर्ड। देखो इसके ऑर्बिटल में 2 होने चाहिए थे 2 हैं, इसके ऑर्बिटल में 2 होने चाहिए थे 1 है, इसके ऑर्बिटल में 2 होने चाहिए 1 है, तो ये हुए अनपेयर्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये भी अनपेयर्ड। तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए पैरामैग्नेटिक और ये बेचारा क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। कितना आसान सा कंसेप्ट है यार, कोई भी पूछ लेगा आप बता दोगे। समझ आया? चलो आगे चलते हैं, आगे चले। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि N2 बताओ क्या है। N2 क्या है? N2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स ना पेयर्ड होंगे यार, देखोगे 7 के साथ 14 14 2 2 आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको डायमैग्नेटिक। इसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। कर लोगे ना? अच्छा अब एक मेरे को बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ N2-1 की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो क्या करोगे? तो सर इसके तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इसके 14 और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया इसके पास, तो इसके तो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास तो थी 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, तो क्या वो फॉर्मूला लगाएंगे? डाउट यहाँ है कि क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे 15 के लिए, या जो 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला अभी हमने नहीं किया वो लगाएंगे। सर अभी हम 15 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं किया तो वो लगाएंगे, क्योंकि आप अभी करवाओगे हमें। नहीं, हम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये बेसिकली तो 14 इलेक्ट्रॉन से बना है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, 14 से 15 बना है, तो इसका बेसिकल नेचर कैसा था, इनिशियल नेचर कैसा था, कहाँ से 15 बने, तो वो इसके वही वाला लगेगा। देखो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की थी ना रखने की, तो आप उसमें लास्ट वाले में 14 14 ऐसे रखोगे, लास्ट वाले में ऐसे रख दोगे बस 1Z1। वो तो सेम था 14 का 14, 16 बन रहे थे ना, याद होगा आपको। तो हम एक उसमें और रख देंगे, 14 के 14 ऐसे ही रखेंगे, 16वें को इस 15वें को इसमें रख देंगे। नहीं समझ में आया? अगर मैं इसका नेचर पूछूं N2 का, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो एक यार लास्ट वाले शेल में, लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ रहे हो? N2 है डायमैग्नेटिक, N2+ है वो भी पैरामैग्नेटिक। समझ रहे होंगे? समझ आ गया होगा सर? आ गया, अब तो बहुत अच्छी तरह आ गया। अब बार बार थोड़ी यही करते रहोगे यार, अब बार बार यही थोड़ी निकालते रहोगे, कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, कौन स्टेबल कौन कम स्टेबल। एक ट्रिक नोट कर लो जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। जैसे देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये है उसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ट्रिक है एक, याद रखो 14, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, कम होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाएगा 1.5 कम कर दो, 2.5, 1.5, 1, नीचे चलोगे तो फिर कम कर दो, इसको याद रखो। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ऊपर जाओगे तो कम कम होगा, नीचे जाओगे तो भी कम कम होगा। सही है? सही है। जैसे यार एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो CN CO2 नहीं CO ले लो,
CO N2 माइनस, और मान लो और बोल दो H2 भी रहने दो, H2 की जगह ले लो तुम, चलो इतना ही बहुत है। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। तो क्या करोगे यार, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। इसके पास कितने होते हैं? 7 प्लस 6 13। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.5। इसका कितने हुए? 6 और 8 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। इसका कितना हुआ? N2 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हुआ 3। N2 -1 इसका हुआ 15। इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.5। कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है यार। क्या दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान। ये फॉर्मूला याद रखो, स्टेबिलिटी बता दोगे। पक्का? ओके। अच्छा, एक लिखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनती। बड़ी सिंपल सी है। फिर 15 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बताऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। एक 15 का करेंगे और ख़त्म कर देंगे। जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनती है, हम पढ़ रहे थे कि S और S ऑर्बिटल कंबाइन होता है ऐसे, और S और S ऑर्बिटल कंबाइन होता है ऐसे। तो उसको एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होती है? एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनती है? बुक्स में देखे होंगे बने हुए यार, उल्टे सीधे मंजिलें सी। उसको कैसे बना, देखो 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करेंगे? ऐसे करेंगे। इसको यहीं से दे दो, चलो बुक में ऐसा दे रखा है तो तुम कंफ्यूज मत होना। ऐसा देखो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो उसको शो करते हैं ऊपर, तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसको करेंगे नीचे सिग्मा 1s। देखो इन दोनों कंबाइन करोगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के पास मोर एनर्जी होती थी तो हम उसको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, हाईएस्ट पीक पे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? जैसे मान लो 2s कंबाइन करेंगे, 2s तो ये हो गया सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s, ये होगा सिग्मा 2s। ये तो s ऑर्बिटल के लिए हो गई। जो p ऑर्बिटल होगा उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए ऐसे करेंगे। देखो p ऑर्बिटल का इंपॉर्टेंट है, उसको देखो कैसे करेंगे। उसको करेंगे ऐसे, p ऑर्बिटल होता है ऐसा, एक p ऑर्बिटल, ये px, py, pz, px, py और pz, याद है ना? ये तो हमने पढ़ा था कि z और z ऑर्बिटल बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो या तो आप इसको ऐसे उठा के रख सकते हो या आप इसको ऐसा सिंपल ही रख लो। यहाँ से उठाओ, यहाँ से जाओगे नीचे, यहाँ से जाओगे नीचे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और नीचे बनेगा इसमें ऐसे ही पाई 2px पाई 2py, और इसके ऊपर बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। समझ रहे हो? समझ आई एनर्जी लेवल डायग्राम? रट्टाफिकेशन है, याद रखो। देखो सिग्मा 2pz सबसे ऊपर, स्टार 2pz, फिर पाई स्टार 2px 2py, फिर सिग्मा 2pz। किताबों में ऐसे भी करते थे, पाई जेड को और पाई जेड को मिलाओगे तो इसको मिला दोगे। ऐसे ही बना सकते थे इसको, ऐसा, ये यहाँ से और ये यहाँ से बनता था, ये यहाँ से और ये यहाँ से बनता था, और इनको ऐसे इसके साथ जोड़ देते। ऐसा भी कर सकते थे। हौच पौच हो जाता है इसलिए नहीं मैंने बनाया। नीचे देख रहे होंगे फोटो भी लगाई है ताकि आपको गड़बड़ ना लगे, आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? पक्का? ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। नीचे फोटो दिख रही होगी और समझ में आने के लिए, ताकि आपको और समझ में आए, इसलिए मैं नीचे भी दिखा रहा हूँ। हौच पौच हो गया था थोड़ा सा, बुक में देखोगे तो समझ में आएगा। एंटी बॉन्डिंग वालों को ऊपर रखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम में, बॉन्डिंग वालों को नीचे। क्यों सर? क्योंकि सर एंटी बॉन्डिंग के बाद ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको ऊपर शो किया जाता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं जिनके पास 15 से 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने बोला 14 तक की वो थी, 15 से 20 के लिए क्या करेंगे? 15 के 20 के लिए वही फॉर्मूला है, लिख देता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s 2 पूरे 15 कर देते हैं लोग ऐसे, सिग्मा स्टार 1s 2, यही आएगा सिग्मा 2s
सिग्मा 2s2 स्टार कितने हो गए 4। इसके बाद आता था उसमें पाई 2x पाई पी जेड है ना, पाई 2px, पर इसमें आएगा सिग्मा 2pz 2, समझ रहे हो, उसमें पाई आता, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर डॉट पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और आएगा एंड में स्टार सिग्मा 2pz2। लो 2 भी लगा दो इसमें, फिर बोलोगे सर ये छोड़ दिया बाकियों में लगाया। समझ आया? उसमें क्या होता था, यहाँ पर ये आता था, इसके बाद ये आता था, फिर ये आता था, बस ये इंटरचेंज हो गया, बात वही है। जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो क्या करोगे 16 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 पुट कर दो, क्या करोगे इसमें रख दोगे 2 4 6 8 10 12 14 16, एक एक पुट करोगे और एक एक रखोगे, समझ रहे हो, एक एक ही रखोगे। जैसे 2 4 6 8 इसको रखोगे 12 यहाँ तक हो गए, 2 4 6 8 10 2 12 यहाँ तक हो गए, 2 ये रखोगे 14 के लिए 16 के लिए, इसको ऐसे कर दोगे, लो ये हो गए 16, ये हो गए 16, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 और 2 16, ठीक है। 18 होते तो एक एक और कर देते, 18 और 2 हो रहे 20 तक थे, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि ये बनाओ O2 + 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ यार। 16 की हुई 15 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ ये 15 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे कि पुराने वाले 15 में डालेंगे? जैसे वो 14 तक की थी बट 15 उसमें डाल रहे थे, तो किस में डालेंगे ये 15? उस वाले 14 में 15 डाल देंगे क्योंकि वो 16 तक दे रहा था, या इसमें डालेंगे? सोचो, ये इसमें डालेंगे। क्यों यार, ये 15 इलेक्ट्रॉन बने तो 16 से, इनिशियली तो 16 थे, तो 16 वाले ग्रुप में डालो यार, समझ रहे हो। अगर 14 से ज़्यादा कम होते हैं तो 14 वाले में ही डालो, 15 से ज़्यादा कम होते हैं तो 15 वाले में डालो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे N2-1 हो रहा था यार, 15 बन रहे थे, उसको इसमें नहीं डालना क्योंकि वो बना तो N2 से ना यार, 14 से बना, तो उसको 14 वाले में ही रखो। ये बना तो 16 से, तो इसको इसी में रखो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम भी नीचे दिख रही होगी, एनर्जी लेवल डायग्राम नीचे दिख रही होगी, सिर्फ Z और वो px2y वाला इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। एक टॉपिक बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट, उसको पढ़ेंगे। तब तक इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, बड़ा सिंपल है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना भी आ जाता है, पेपर में पूछ लेंगे कि ये 2 एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखे, बताओ कौन सा सही है, ठीक। तो आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरा नाम है हरीश, तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करें, खुश रहें, बाय बाय।